हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं एनटीए अभ्यास ऐप में जो मॉक पेपर्स हैं फुल सिलेबस के, उनमें से भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं तो इस सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। आप फर्स्ट और सेकेंड पेपर भी देख सकते हैं। पूरा आपको फायदा उठाना है तो आप स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो कीजिए। डेली सुबह 7:30 बजे या 8 बजे के आसपास जो है ये लेक्चर हम डालते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है कि एक इंडक्टर है, उसका इंडक्टेंस है इतना, और एक चार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है इतना। दोनों को जोड़ दिया जाता है और रिजल्टेंट होता है एलसी ऑसिलेशंस हमें मिलते हैं। और एलसी ऑसिलेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जो है ऑपरेट होते हैं। और Q डिनोट द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड द करंट इन द सर्किट इज I। तो ऐसा पाया जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज 200 माइक्रोकूलम। तो बताना है कि जब चार्ज 100 माइक्रोकूलम के बराबर है तो di/dt की वैल्यू जो है कितनी होने वाली है। तो हम ये जानते हैं कि यदि हमारे पास इंडक्टर है और हमारे पास यहाँ कैपेसिटर है, इनिशियली कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज था, यानी कि इसके ऊपर चार्ज है लेट्स से Q0 के बराबर, और इस स्विच को अब क्लोज कर दिया जाता है। तो मैं किसी भी टाइम इंस्टेंट t बराबर t पर बता सकता हूं कि जो करंट की जो चार्ज की वैल्यू है वो होने वाली है Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज इनटू कॉस ऑफ ओमेगा t के बराबर। ये वैल्यू होने वाली है। टाइम की वैल्यू 0 के बराबर डाल के देख लीजिए। t बराबर 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1 और चार्ज आपको मिलेगा Q0 के बराबर, जो सही बात भी है कि टाइम t बराबर 0 पे चार्ज कैपेसिटर के ऊपर Q0 के बराबर था। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू dq/dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको मिलेगा Q0 ओमेगा और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t। तो यहाँ माइनस लगा देंगे। यदि मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना है di/dt। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो di/dt की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से Q0 ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ ओमेगा t। और Q0 cos ओमेगा t क्या बन जाता है आपके पास, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और यहाँ पे मिल जाएगा आपको ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/√LC, और 1/√LC का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/LC के बराबर, और यहाँ मिलेगा चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि एक इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट पे चार्ज 100 माइक्रोकूलम के बराबर है। तो 100 माइक्रोकूलम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आप, 100 माइक्रोकूलम 100 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ पे 1/LC से डिवाइड करेंगे। L जो है 2 मिली हेनरी है, 2 इंटू 10⁻⁻3, और C की जो वैल्यू है 5 माइक्रोफेरेड है, 5 इंटू 10⁻⁻6। तो 2 पंजे 10, 10 से 1 0 चली गई, 3 और 6 9, 9 ऊपर जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 3। तो आपको यहाँ मिलता है 10 इंटू 10⁻3 विच इज 10⁻4। आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन सही है वो टिक कर देंगे, 10⁻4 यानी 1 के बाद 4 0। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। अगले सवाल में आपको दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर P पॉइंट पर बताना है ड्यू टू द 3 यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर्स 1 2 एंड 3 केप्ट एट x y and z एक्सिस रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। तो हमें दिया हुआ है कि x, y और z एक्सिस पर जो 3 इनफाइनाइट वायर्स रखे हैं और उन 3 वायर्स की वजह से आपको बताना है पॉइंट P A, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। तो इस सवाल को और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए मैं एक क्यूब बनाने वाला हूँ। इसको और बेटर तरीके से हम दिखा सकते हैं। हमारे पास एक क्यूब बना लीजिए पहले आप। ये हमने बना लिया क्यूब। क्यूब का ये वाला जो एंड है इसको ओरिजिन मान लिया। एक वायर जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, एक वायर जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, और एक वायर जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 0, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके पास 0, a, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके पास 0, 0, a, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके पास a, 0, 0। अब हमें निकालना है नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट है a, तो देखिए जो वायर यहां पे रखा है, वायर को नंबर 1 कह देता हूं जो x के अलॉन्ग रखा है। इस वायर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो है इतनी, यानी कि फेज डायगोनल के बराबर, यानी कि a √2 के बराबर।
ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मैं कह सकता हूं कि इस वायर की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायगोनल के अलोंग ही होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर नंबर 1 की वजह से E1 वेक्टर होगा इस तरफ। तो क्या हम इस E1 वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इनटू E1 कैप, मैं ये लिख सकता हूं। तो यहां आपको मिलेगा E1 विच इज 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस विच इज a अंडर रूट ऑफ 2, और यहां पे E1 कैप की बात करें तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको चाहिए। तो ये वेक्टर हम निकाल सकते हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की सहायता से। तो ये मिल जाएगा दिस माइनस दिस आई कैप, 0 आई कैप, दिस माइनस दिस जे कैप, a जे कैप, दिस माइनस दिस k कैप प्लस a k कैप डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड विच इज a अंडर रूट ऑफ 2। तो ये E1 वेक्टर हमने निकाल लिया है, ठीक है जी। अब हम निकालते हैं E2 वेक्टर। E2 वेक्टर में लिख सकता हूं E2 इंटू E2 कैप। अब आप देखिए बेटा, जो आपके पास वायर नंबर 2 है, ये वाला वायर को वायर नंबर 2 कह देते हैं। इस वायर नंबर 2 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से, वो कितनी है? यहां से लेके यहां तक की वो भी कितनी है? फेज डायगोनल के बराबर है विच इज a रूट 2। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय a रूट 2, और आपको यहाँ मिलेगा E2 कैप की बात करें, यानी यहां से यहां जाने वाले वेक्टर की आपको बात करनी है। सो दिस माइनस दिस आई कैप, दिस माइनस दिस जे कैप, दिस माइनस दिस के कैप। तो आपको मिल जाएगा यहां से a आई कैप प्लस a के कैप डिवाइडेड बाय a रूट 2। तो ये आपके पास E2 वेक्टर मिल गया। और सिमिलरली मैं यहां से E3 वेक्टर लिख सकता हूं। E3 वेक्टर का मतलब Z इस वाले वायर नंबर 3 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी a रूट 2 के बराबर है। और डायरेक्शन की बात करें यहां से यहां की तरफ आपको E3 वेक्टर मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं E3 वेक्टर भी लिख सकता हूँ बड़े आराम से। कितना आ जाएगा? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय a रूट 2। तो जब हमने वायर 1 की वजह से लिखा था तो j और k आए थे, क्योंकि ये वायर x के अलॉन्ग रखा है। वायर नंबर 2 की जब बात की थी, क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, तो हमारे पास i कैप और k कैप आए थे। अब ये वायर नंबर 3 है जो z एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, तो इसमें i कैप और j कैप ही आएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे a i कैप प्लस a j कैप डिवाइडेड बाय a रूट 2। तो इन सबको हमें ऐड करना है, तो यहाँ से a हटा सकते हैं, a हटा सकते हैं, a हटा सकते हैं, रूट टू को 2 कर सकते हैं, रूट टू को 2 कर सकते हैं, रूट टू को 2 कर सकते हैं, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो यहां से आपको मिल जाएगा रिजल्ट k लैम्डा डिवाइडेड बाय a, और अंदर मिलेगा आपको 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ आपको मिल जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है एट पॉइंट P। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि जब भी आपसे पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसके बाद यूनिट वेक्टर लिखेंगे। आपको यूनिट वेक्टर लिखना बता देता हूँ एक बार, यदि भूल गए हैं तो। यदि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं A और B, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं A और B, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। तो A से B की तरफ पॉइंट करने वाला जो वेक्टर है, जो आपके पास A B वेक्टर है, उसको कैसे लिखेंगे? दिस माइनस दिस x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये तो हुआ वेक्टर। अब यदि आप निकालना चाहते हैं यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा? ए बी कैप निकालना चाहते हैं तो आपको करना होगा ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो जानते ही हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे इस वेक्टर को, तो आपको यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा। तो जिसकी तरफ एरो है उसमें से इसको माइनस करते हैं, हेड माइनस टेल करते हैं कोऑर्डिनेट्स में। ठीक, समझ गए? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। A black body is at temperature of 2880 Kelvin. Energy of radiation emitted by this body with wavelength इतना to इतना is U1, इतना to इतना is U2 and इतना to इतना is U3. वेन्स कांस्टेंट दिया है इतना। तो आप ये बात आपको याद होनी चाहिए, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसे कहा जाता है कि जब भी हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जितनी भी एनर्जी निकलती है वो अलग अलग तरह की वेवलेंथ की रेडिएशंस की वजह से निकलती है। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है
और वो 1000 जूल एनर्जी जो है वहां से इमिट हो रही है, तो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो उस एनर्जी में बहुत सारी वेवलेंथ जो हैं साथ में होती हैं। उसमें लेट्स से 500 नैनोमीटर भी है, 1000 नैनोमीटर भी है, 1500, 1600, 1551, 1651, ऐसी ढेर सारी वेवलेंथ जो हैं उनका मिक्सचर होता है वो, ठीक, क्योंकि ढेर सारी वेवलेंथ होती है, उन सबसे मिलकर जो टोटल एनर्जी होती है वो हमें बाहर देखने को मिलती है। तो इसका ग्राफ जो होता है कि एनर्जी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से निकलती है ई लैम्डा, उसका लैम्डा के साथ यदि ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ये जो आपको एनर्जी है वो मैक्सिमम मिल रही है, आपको मैक्सिमम एनर्जी यहां पे मिल रही है, ठीक, सब जानते हैं। तो ये हर ब्लैक बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक टेम्परेचर पर, कि मान लीजिए टेम्परेचर, मान लीजिए मैंने 5000 केल्विन पे ग्राफ बनाया है, 5000 केल्विन पर जो बॉडी एनर्जी इमिट कर रही है उस एनर्जी में जो मैक्सिमम एनर्जी दे रहे हैं वो मैक्सिमम एनर्जी ये वाली वेवलेंथ दे रही है, लैम्डा है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर उस बॉडी का बढ़ाते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर हमने 7000 या 8000 केल्विन कर दिया, तो ग्राफ उस बॉडी के लिए कुछ इस तरीके से आता है। ये ग्राफ जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वो 8000 केल्विन पर है, और हम कहते हैं कि यदि टेम्परेचर ये T है, सो लैम्डा m जहां पर आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है इनटू टेम्परेचर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पूरे सवाल में टेम्परेचर सिर्फ एक है, इसका मतलब हम सिर्फ एक ग्राफ की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ग्राफ की बात कर रहे हैं इस ग्राफ में। तो पहले हम निकालिए इस ग्राफ में टेम्परेचर, हमको पता है, हमें लैम्डा मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो लैम्डा मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं अपने ग्राफ के लिए b अपॉन टी। b कितना है आपके पास 2.88 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको लिख सकता हूँ 2880 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 2880। तो 2880 से एक बार गया, आपको मिल गया 1000 नैनोमीटर। तो 1000 नैनोमीटर जो है आपको मिल चुका है, ये वो वेवलेंथ है जहां पर मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है, और वो किसके बराबर है, 1000 mm पे। देखिए 1000 mm पे जो एनर्जी है वो U2 के बराबर है, यहाँ एनर्जी जो है U2 के बराबर है। इसके बाद 500 पे एनर्जी U1 निकल रही है, यानी कि इधर से इधर की तरफ जाएं तो 500 नैनोमीटर पर जो एनर्जी है वो U1 के बराबर है, और आगे दिया है 1500 नैनोमीटर पे 1500 1500 होगा कहीं यहाँ, सो 1500 नैनोमीटर पे जो एनर्जी है वो U3 के बराबर है। तो आपको ये बताना है U1 U2 U3 कौन ज्यादा बड़ा होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है U2 वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, U1 U3 दोनों से ज्यादा है, तो U2 इज ग्रेटर देन U1 आपका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे U2 ग्रेटर देन U3 होता ऑप्शन तो वो भी सही हो जाता, समझ गए। तो ये वेन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है आपको याद रखना है। आप याद रखें लैम्डा टी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस ब्लैक बॉडी का तो उसकी जो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है वेवलेंथ कम हो जाती है, पीक जो है वो कम हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे 10,000 केल्विन कर देंगे तो ग्राफ और बौना रह जाएगा, ग्राफ। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारे पास है कि एक वायर ए बी है, दिख रहा है सवाल अच्छे से, इसमें जूम का ऑप्शन है क्या, जूम का ऑप्शन स्क्रीन, तो सवाल आप पढ़ लीजिए, इसको जूम कर देता हूं, इसको ये जूम कर दिया, रहा, पढ़ लीजिए सवाल को। वायर है, वायर की जो लेंथ है वो L के बराबर है और मास जो है वो M के बराबर है और रेजिस्टेंस इसका कैपिटल R है। स्लाइड्स ऑन स्मूथ थिक पेयर ऑफ मेटालिक रेल्स joined at the bottom as shown in figure. The plane of the rails makes an angle theta with the horizontal. The vertical magnetic field B exists in the region. If the wire slides on the rails at a constant speed V, then the value of capital B is. तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट करना है कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ये स्लाइड हो रही है जो ये रॉड है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इस रॉड को मैं यहां से ऑब्जर्व करने वाला हूं, तो यहां से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे ये जो रॉड है इसका ये वाला एंड दिखने वाला है एक पॉइंट की तरह, एक पॉइंट की तरह मुझे ये वाला एंड बी दिखने वाला है। इस बी के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये एंगल है थीटा, तो एक कंपोनेंट इसका आएगा mg sin थीटा और एक कंपोनेंट आपको मिलेगा इस तरफ mg cos थीटा, mg
कॉस थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस तरह, नॉर्मल रिएक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, बी का एक कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास बी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा आपके पास बी साइन थीटा। तो सबसे पहले आप देखिए, यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है, यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा। वेलोसिटी है ऐसे, हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, बी वी एल साइन थीटा, ये आपने पढ़ा है, एल वी क्रॉस बी जानते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि वी एल इंटू बी साइन थीटा, इसे लिख सकता हूं, और बी साइन थीटा का मतलब हो गया कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसको लिख सकता हूं मैं वी एल इंटू बी परपेंडिकुलर। तो ये आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। और आप देखें यहाँ पे बी परपेंडिकुलर का मतलब है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, बी कॉस थीटा, तो आपको ईएमएफ के फॉर्मूले में यहाँ पे बी कॉस थीटा लिखना होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू v इसकी वेलोसिटी है, l इसकी लेंथ है, b cos थीटा इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और यदि यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे करंट। तो हमें करंट की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है कि करंट इसमें कैसे बह रहा है। एक ईएमएफ की पोलैरिटी भी देख लीजिए, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, v क्रॉस b आगे की तरफ है, तो इस तरफ जो है करंट फ्लो हो रहा होगा, इस तरीके से करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए। करंट है अंदर की तरफ, करंट है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ILB साइन थीटा होता है फोर्स, तो ILB परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, फोर्स को लिख सकता हूं ILB परपेंडिकुलर। तो आपको यहां लिखेंगे I की वैल्यू निकाल चुके हैं, VLB cos थीटा बाय R इंटू लेंथ कितना है L, B परपेंडिकुलर कितना है B cos थीटा, तो ये आपको मिल चुकी है फोर्स की वैल्यू। तो यहां आपको मिल जाएगा VL स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय R, ये फोर्स की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। तो इतना फोर्स इस वायर के ऊपर लगेगा पीछे की तरफ F। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं उनका समेशन 0 होना चाहिए। सो mg cos थीटा फोर्स इस तरफ लग रहा है और जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है F के बराबर। इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ से F इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से F की वैल्यू रखेंगे VL स्क्वायर V स्क्वायर, VL स्क्वायर B स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहां से आपको B की वैल्यू मिल जाती है mgr sin थीटा डिवाइडेड बाय, यहां मिलेगा VL स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाएगी और ये HC वर्मा का सवाल है, हूबहू HC वर्मा का सवाल यहाँ पे उठा लिया है इन्होंने। ठीक, HC वर्मा हम देख सकते हैं एग्जैक्ट सवाल है और आंसर भी सेम आता है इसका। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर एन आवर इन विच डायरेक्शन एंगल विद डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रक की जगह ट्रैक लिख दिया, ट्रक should a stone be projected up with a velocity 20 meter per second from the floor of the truck as to appear at the right angle to the truck for a person standing on the earth। तो सवाल यहां पे ये कह रहा है कि एक ट्रक के अंदर से हम ट्रक जो है मूव कर रहा है कितने 54 किलोमीटर पर आवर से, यानी 15 मीटर पर सेकंड से ट्रक मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक। हम इस चलते हुए ट्रक के छत पर बैठकर हम एक स्टोन को ऐसे फेंकना चाहते हैं कि वो स्टोन एक जमीन पर रखा हुआ जो ऑब्जर्वर है उसके लिए वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। तो मैं मान लेता हूं कि ट्रक के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू ट्रक, मान लीजिए वो कितनी स्पीड है, ये दिया है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और ये फेंक देते हैं इसको एंगल थीटा से बनाते हुए, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए फेंक देते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ स्टोन with respect to ground is equals to velocity of stone with respect to truck plus velocity of truck। ये यहाँ पे फॉर्मूला में लगा सकता हूँ। तो आप यहाँ देखिए velocity of stone with respect to truck के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे 20 cos थीटा i कैप प्लस 20 sin थीटा
जी कैप प्लस 15 आई कैप। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो हम चाहते हैं कि ये वेलोसिटी जो है ये नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, VSG जो है इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट इसका नहीं आना चाहिए, यानी आई कैप के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आप जीरो कर दीजिए। यहां पे लिखूंगा 20 cos थीटा प्लस 15 बराबर 0, तो cos थीटा आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 15/20, 5 3 15 5 चौका 20, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/4 विल बी द आंसर। cos इनवर्स माइनस 3/4 विल बी योर आंसर। इसका मतलब हमें इस तरफ नहीं इस तरफ फेंकना होगा, कहीं इस तरफ फेंकना होगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। एक पार्टिकल है वो स्लाइड करता है डाउन डायरेक्शन में ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री फिक्स्ड इन एन एलिवेटर गोइंग अप विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The box of incline has a width of 4 meter. The time taken by the particle to reach the bottom will be. तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यदि मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की यदि बात करें तो G इफेक्टिव आपको यहां पे मिल जाता है। G इफेक्टिव इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो G प्लस ए आप लिख सकते हैं, G प्लस ए, और नीचे की तरफ ये जा रहा होता G माइनस ए होता G इफेक्टिव की वैल्यू। तो G प्लस ए कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। हम जानते हैं कि हम वेज के रेस्पेक्ट में यदि बात करें, वेज के रेस्पेक्ट में बात करें, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात करें, तो ये आपका ब्लॉक इस ही डायरेक्शन में चल सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा G इफेक्टिव इंटू साइन थीटा साइन 30। तो आपको मिल जाएगा 12 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, यहां से लेके इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल चुका है। ये वाली जो विड्थ है ये 4 मीटर के बराबर है, तो ये एंगल है 30 डिग्री। तो क्या मैं ये वाली विड्थ बता सकता हूं? क्या मैं इंक्लाइन प्लेन की लेंथ बता सकता हूं? बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन की लेंथ इज इक्वल्स टू 4/cos थीटा, cos 30 इज √3/2, तो ये बन जाएगा आपके पास 8/√3। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इतना डिस्प्लेसमेंट इसे ट्रेवल करना है, तो टाइम निकाल सकते हैं आप। सो 8/√3 इज द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 6 इंटू टाइम का स्क्वायर t स्क्वायर, 2 से गया है 3, सो 8/3√3 का अंडर रूट आपको यहाँ पे टाइम की वैल्यू मिल जाती है। अब ऑप्शन आपको थोड़ा सा अजीब ढंग से दिया है, ठीक है, आप एक बार में लिखेंगे तो आपको मैच नहीं होगा। तो इसमें क्या करें, √3 से मल्टीप्लाई करें, √3 से डिवाइड करें, और 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 9, और ऊपर कितना हो जाएगा 16, सो इट विल बी 16/9 √3/2, ये आपको मिल जाएगा। 4/3 बाहर निकाल देंगे, 4/3 अंडर रूट ऑफ 3/2। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है टाइम का। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं X1 और X2 जिनके डिके कांस्टेंट है 10 लैम्डा और लैम्डा के बराबर। इनिशियली दोनों के सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, तो आपको बताना है कि रेशियो न्यूक्लियाई X1 और X2 का 1/E कितने समय के बाद हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं पहले वाले न्यूक्लियस के लिए N1 इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू N0 e⁻10 लैम्डा इंटू टी। N2 की यदि बात करूं, N2 इज इक्वल टू इनिशियल इसका भी N0 था e⁻ लैम्डा इंटू टी। अब क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट हैं उनका रेशियो 1/E है। X1 और X2 का रेशियो 1/E है, यानी इसको डिवाइड यदि कर देते हैं इस इक्वेशन को दिस बाय दिस, तो आपको 1/E मिल जाता है। इसके बराबर है 1/E। देखिए बेटा यहाँ पे N0 से N0 चला गया, e⁻⁻9 लैम्डा टी बराबर 1/E, क्या लिख सकते हैं e⁻⁻1, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा e⁻9 लैम्डा टी इज इक्वल टू e⁻1। तो आप यहां से दोनों तरफ ln ले लीजिए, सो 9 लैम्डा टी इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा 1/9 लैम्डा के बराबर। तो यहां टाइम आपको मिल चुका है 9 लैम्डा 1/9 लैम्डा के बराबर, और ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। Friction is absent everywhere and the threads, spring and pulley are massless.
गिवन दैट ma इज इक्वल टू mb इज इक्वल टू m, यानी कि यहाँ दोनों ब्लॉक्स का मास जो है बराबर है, स्प्रिंग आइडियल है, रस्सियां आइडियल हैं, तो हमें बताना है कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम एक बार बना देता हूं दोबारा से। ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग लगी है और यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम है ए, और यहाँ पे एक पुली बंधी हुई है और पुली कुछ इस तरीके से है, यहाँ से एक एंड जा रहा है, दूसरा एंड जा रहा है ये, और यहाँ पे एक और ब्लॉक है, ठीक, ये ब्लॉक है बी। ठीक, रस्सी देख लीजिए किस तरीके से रस्सी जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे फिक्स हो जा रही है। तो यदि मैं कह देता हूं यहां पर टेंशन यदि T के बराबर है तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, T के बराबर, यहाँ पे भी टेंशन होगा कितना, T के बराबर, यहाँ टेंशन कितना होगा, 2T के बराबर। यदि मैं इस B वाले ब्लॉक को मैं X डिस्प्लेस कराता हूं तो मैं लिखूंगा 2T इंटू XB इज इक्वल टू, यहाँ पे टेंशन कितना है, T इंटू XA। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लगा दी है टेंशन वाले मेथड से, तो टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हुआ, तो आपको XA की वैल्यू मिल जाती है 2 टाइम्स XB। सिमिलरली मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ B। मतलब ये है कि यदि मैं इसको X डिस्प्लेस कराता हूं तो ये 2X डिस्प्लेस होगा, यदि मैं इसको V वेलोसिटी से नीचे ले जाता हूं तो ये 2V वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तो हमें निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस पूरे सिस्टम का। तो एक तरीका तो ये है कि मैं किसी टाइम इंस्टेंट T पर इसकी टोटल एनर्जी लिख दूं, और हम जानते हैं टोटल एनर्जी ऑफ SHM इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस एनर्जी को डिफरेंशिएट यदि कर देंगे तो हमें 0 के बराबर वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं टाइम t बराबर t पर इसकी वेलोसिटी जो है वो va के बराबर है, और इसकी वेलोसिटी जो है vb के बराबर है, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है नीचे की तरफ xb हो चुका है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है हो चुका है xa के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम इज इक्वल टू, तो सिस्टम में ये XB नीचे आया है तो मैं लिख सकता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है माइनस ऑफ mgxB के बराबर। X कह देते हैं बिकॉज मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, फाइनली इसको X कह देता हूं। ये नीचे आया है, ये ऊपर गया है, तो मैं यहां पे इसकी एनर्जी लिख सकता हूं क्योंकि ये ऊपर गया है, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी आपके पास mg sin थीटा, बढ़ गई है एनर्जी, प्लस mg sin थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास XA, X इज इक्वल टू 2XB, हो जाएगा 2x। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है अब, और ये स्प्रिंग में भी खिंचाव जो है XA के बराबर आ चुका है, तो मैं यहां लिख सकता हूं प्लस हाफ ऑफ k इंटू 2x का स्क्वायर। ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी होगी, हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी v मान लेता हूं, प्लस हाफ इंटू m इंटू इसकी वेलोसिटी 2v होगी, सो 2v का स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है, और इस टोटल एनर्जी को और थोड़ा सजा के लिख देते हैं, सो माइनस mgx प्लस mg साइन थीटा 2mg साइन थीटा इंटू x, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2kx स्क्वायर, 2kx स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास हाफ mv स्क्वायर, और ये हाफ इंटू 4mv स्क्वायर, 5/2 mv स्क्वायर, 5/2 mv स्क्वायर। अब ये टोटल एनर्जी को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, बिकॉज SHM में टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट के बराबर होती है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ mg, x का डिफरेंशिएशन dx/dt, dx/dt का मतलब है कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, प्लस यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2mg sin थीटा इंटू वेलोसिटी, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 4kx इंटू dx/dt विच इज वेलोसिटी, और यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 5mv इंटू dv/dt विच इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां सब जगह से वेलोसिटी 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 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको यहां पे मिलने वाला है दैट 5m इंटू a, 5m इंटू a ये यहां पे बचा है, बाकी सब जो है उसको उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा mg, और यहां मिलेगा माइनस 2mg साइन थीटा, माइनस 2mg साइन थीटा, और आपको मिलेगा माइनस 4kx, माइनस ऑफ 4kx। अब आप जानते हैं कि कांस्टेंट जो टर्म्स हैं, कांस्टेंट जो फोर्स होते हैं, उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। कोई कांस्टेंट टर्म्स यदि आपको यहां मिल रही है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म्स को भूल जाइए कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं। ये कांस्टेंट टर्म्स सिर्फ इतना हमें बता रही हैं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है
वो थोड़ी सी शिफ्टेड है, x बराबर 0 पर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। ये सिर्फ हमें बता रही है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी सी शिफ्टेड है। इनका कोई भी यहाँ पे योगदान नहीं है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालने में, तो इनको मैं यहाँ इग्नोर करूंगा। तो एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं यहाँ से -4k/5m, और ये आ जाएगा आपके पास x प्लस सम कांस्टेंट, लेट्स से ये सब k के बराबर लिख दिया। तो ये क्या है बेटा, ओमेगा स्क्वायर x जैसी इक्वेशन है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4k/5m, तो आपको मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू √4k/5m। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 4k/5m, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है 15 सेंटीमीटर हाइट तक। बकेट को बांध दिया जाता है एक रस्सी से जो एक फ्रिक्शनलेस पुली से बंधी हुई है। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास एक बाल्टी है और बाल्टी में पानी भरा हुआ है कितनी हाइट तक, 15 सेंटीमीटर हाइट तक, और इसको बांध दिया जाता है एक फ्रिक्शनलेस पुली के दूसरी तरफ, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास जो है वेट टाइड टू अ वेट ऑफ मास विच इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बकेट प्लस वाटर। इसका मास यदि मान लेता हूं m के बराबर है तो इसका मास होगा m/2। द वाटर प्रेशर above the atmospheric pressure at the bottom is। तो यहाँ पे आपको प्रेशर बताना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद में कितना प्रेशर है। तो पहले आप इसका एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। मैं कह सकता हूँ रस्सी से बंधे हैं तो ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। एक्सेलरेशन a इसका ऐसे है, a इसका ऐसे है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ m2 - m1 × g डिवाइडेड बाय m2 + m1। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी m/2 × g डिवाइडेड बाय 3m/2। m से m 2 से 2, तो g/3 इसका एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। तो ये बकेट जो है एक्सेलरेशन g/3 से नीचे जा रही है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, ρg इफेक्टिव × h। तो डेंसिटी कितनी है 10⁻3, डेंसिटी कितनी है 10⁻3, g इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है g - g/3। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो g - a होता है, g इफेक्टिव ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो g + a होता है। तो g इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी g - g/3 विच इज 2g/3 2 × 10/3, और h की बात करें, हाइट कितनी है वाटर की 15 सेंटीमीटर के बराबर, सो 15/100। तो यहां से आपको पास्कल में वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो देखिए 1 2 और 1 और यहाँ पे पावर 2 बचेगी, 3 से गया ये 5 बार, 5 से गया 5 और 2 10, तो ये 10⁻3 आपको मिल जाएगा पास्कल। इतना प्रेशर है उसमें पानी की वजह से। सो 10⁻3 पास्कल या 1 किलो पास्कल हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि या YDSE एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। रेड लाइट की वेवलेंथ है इतनी और ब्लू लाइट की वेवलेंथ जो है इतनी है। द वैल्यू ऑफ n फॉर विच nth ब्राइट बैंड, यानी कि nth मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। nth मैक्सिमा ड्यू टू रेड लाइट का जो nth मैक्सिमा है वो कोइंसाइड करना चाहिए n+1th मैक्सिमा से ऑफ ब्लू लाइट। तो n+1 मैक्सिमा ऑफ ब्लू लाइट, nth मैक्सिमा रेड लाइट, दोनों को कोइंसाइड करना है। एक ही स्क्रीन पर बन रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि किसी भी मैक्सिमा की जो लोकेशन होती है वो n लैम्डा dV के बराबर होती है। तो यदि मैं बात करूं रेड की, तो यहां लिखूंगा मैं n लैम्डा रेड कितना है आपके पास 7800 × d/d, ये कोइंसाइड करना चाहिए, यानी कि सेम लोकेशन होनी चाहिए। n+1 × लैम्डा कितना है इसका, दूसरी वॉयलेट का 5200 × d/d। तो d/d से d/d गया, 2 0 से 2 0 गई। अब इसको सॉल्व करिए, 78 × n, 78 × n इज इक्वल टू 52 × n + 52। अब इस 52n को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 8 2 6 और 7 5 26, n इज इक्वल टू 52। तो n की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 के बराबर। तो सेकंड मैक्सिमा ऑफ रेड विल कोइंसाइड विद थर्ड मैक्सिमा ऑफ वायलेट ब्लू। समझ गए? तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना था। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मासलेस स्ट्रिंग है और स्प्रिंग है, कनेक्ट की गई है उसको A और B ब्लॉक से ईच अदर। ब्लॉक B स्लाइड्स ओवर अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.2 है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि इस इंस्टेंट जो क्वेश्चन में दिखाया गया है कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं,
कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, तो इसका मतलब इनका एक्सेलरेशन 0 के बराबर है दोनों का। तो बताइए कि एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितनी है और ए ब्लॉक का मास कितना है। तो दो सवाल हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। हमारे पास इंक्लाइन है, इंक्लाइन पे हमारे पास बी ब्लॉक रखा है, यहाँ स्प्रिंग बंधी है, स्प्रिंग बंधी है पुली से, पुली कनेक्टेड है एक रफ सरफेस पे रखे हुए ए ब्लॉक से। इसका मास है 2 kg, ये एंगल है 30, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा के बराबर। सो 20 sin 30 10 न्यूटन के बराबर यहाँ फोर्स लग रहा होगा। स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन होगा, तो स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी k x नॉट के बराबर। रस्सी आइडियल है तो मैं कह सकता हूं यहाँ भी फोर्स जो है लग रहा होगा k x नॉट के बराबर, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू एम ए इंटू जी, ये इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो सारे फोर्सेस जो हैं बराबर हैं, ये फोर्स बराबर है, ये फोर्स बराबर है। क्या लिखूंगा 10 न्यूटन बराबर k इंटू एक्स नॉट, और यहां से आपको मिल जाएगा x नॉट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय k। k कितना है 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -2 आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं स्टोर, दैट इज हाफ इंटू k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। तो यहाँ आपको मिल जाएगा हाफ इंटू k की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर -4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 50 जो है 50 मिल रहा है। 1 किलो न्यूटन पर मीटर है ये, और हमने क्या निकाला है 10 न्यूटन फोर्स है इज इक्वल टू k एक्स नॉट की वैल्यू 10/10 टू द पावर 3, तो आपको यहाँ मीटर में आंसर मिला है 10 टू द पावर -3 और 1 10 टू द पावर -2 एक्स नॉट की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने हाफ k x स्क्वायर किया है बिकॉज हम टोटल एनर्जी स्टोर निकालना चाहते हैं। सो हाफ इंटू k की वैल्यू है 10 टू द पावर 3 नॉट 10 टू द पावर 6, और ये आपके पास है 10 टू द पावर -4, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 0.05। तो ये नहीं 0.05 इसका आएगा आंसर। और यहाँ पे देखें तो k x नॉट जो है विच इज इक्वल्स टू k x नॉट की वैल्यू है 10 न्यूटन के बराबर, इज इक्वल्स टू म्यू एम ए इंटू जी। म्यू की वैल्यू है 0.2, जी की वैल्यू है 10, एम ए की वैल्यू है पता नहीं, तो आपको मिल जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू 5 किलो। तो ये दोनों पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व किया जा सकता था। मैं तो कहूंगा कि 20 से सेकंड से ज्यादा इसमें समय नहीं लगना चाहिए, बिकॉज हम देखते ही बता सकते हैं कि जितना फोर्स इधर है 10 न्यूटन के एक्स नॉट के बराबर है, के एक्स नॉट म्यू एम ए जी के बराबर है। दोनों को ये आपस में कॉमन आ गए तो इसका मतलब ये 10 बराबर है इसके, तो यहाँ से फटाफट मिल जाएगा आपको एम ए की वैल्यू 5 किलो, और इन दोनों को सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा ये वाला आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि ये 5000 किलो का रॉकेट है और वो वर्टिकल फायरिंग के लिए उसको सेट किया जाता है। एग्जॉस्ट स्पीड जो है 800 मीटर पर सेकंड है, तो उसको इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रदान करने के लिए कितना गैस का अमाउंट हमें इजेक्ट करना होगा पर सेकंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट। हमें अब जानते हैं रॉकेट का जो मैकेनिज्म होता है कि जो गैसेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकी जाती हैं, एग्जॉस्ट करता है वो गैसेस को, और गैसेस एग्जॉस्ट होने की वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती हैं और रॉकेट जो है एक्सेलरेट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे रॉकेट का यदि मैं डायग्राम बनाऊं, रॉकेट का मास है कुछ m, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg के बराबर, और यहाँ पे एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा ft, जिसकी वैल्यू होती है रिलेटिव वेलोसिटी इंटू dm/dt, और इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए हमें क्वेश्चन में दिया है। तो आप यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं बेसिकली। सो वी आर dm/dt ये पर डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स है जो गैसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है, माइनस mg लग रहा है नीचे की तरफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा वी आर इंटू dm/dt इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। तो मास कितना है 5000 किलो इंटू जी 10, एक्सेलरेशन 20, और वी आर कितना दिया है 800 मीटर पर सेकेंड। dm/dt हमें निकालना है, dm/dt निकालना है। 1 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आज आपके पास 1500 डिवाइडेड बाय 8 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है dm/dt की वैल्यू। आप सॉल्व कर लेंगे इसे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा डेसिमल में 187.5 आपको आंसर दिया है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक मैग्नेटिक नीडल है ऑफ अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर makes 12 oscillations per minute in the horizontal component of Earth's magnetic field। तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है BH,
तो जो नीडल है वो ऑसिलेट करती है। नीडल समझिए कि एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसको बीच से बांध दिया जाता है और वो ऐसे ऑसिलेट करती है। इस तरीके से ऑसिलेट कर दीजिए। मान लीजिए यहां से मैंने धागा बांध के लटका दिया, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। तो इस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है कितनी, 12 ऑसिलेशंस पर मिनट। तो यहां से मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं 12 ऑसिलेशंस पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स में। तो आ जाएगा आपके पास 1/5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मिल जाएगा आपको 5 सेकंड के बराबर। तो मैं ये जानता हूं फॉर्मूला कि बार मैग्नेट का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ mb, 2 पाई अंडर रूट ऑफ mb, इक्वेशन नंबर 1। और ये किसके बराबर है, 5 सेकंड के बराबर है। अब क्या कहते हैं कि जब एक एक्सटर्नल शॉर्ट बार मैग्नेट को सम डिस्टेंस पे रखा जाता है अलोंग द एक्सिस, तो जहां पे ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, यहीं पे एक और बार मैग्नेट लगाई जाती है और कहते हैं कि बार मैग्नेट को सेम लाइन में लगाने पर ये 15 ऑसिलेशंस पर मिनट जो है परफॉर्म करता है। यानी कि सेम लाइन में एक बार मैग्नेट लगाएंगे तो बार मैग्नेट का खुद का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों जो हैं जुड़ जाएंगे। मैं यहां लिख सकता हूं कि अब फ्रीक्वेंसी हो चुकी है 15 ऑसिलेशन इन 1 मिनट, यानी कि 4 सेकंड इसका टाइम पीरियड हो चुका है। 4 सेकंड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन बी एच प्लस बी, जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आया है उसको कह देते हैं, लेट्स से बी के बराबर कह देते हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 5/4 इज इक्वल टू, आपको यहां मिलेगा अंडर रूट ऑफ बी एच प्लस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी एच। तो स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 25BH इज इक्वल्स टू 16BH प्लस 16B। तो यहां से 16 और 25 9BH इज इक्वल्स टू 16B के बराबर आपको रिजल्ट यहां पे मिल जाता है। तो BH की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16/9 इंटू B के बराबर। BH इज इक्वल्स टू 16/9 इंटू B आपको मिल जाता है। अब आपसे पूछा गया है क्या, इफ द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट आर इंटरचेंज then the number of oscillations it makes per minute is under root of n. What is the value of under root n? अब इस एक्सटर्नल मैग्नेट को पलट दिया जाता है, यानी कि पहले BH प्लस B हो रहा था नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब BH माइनस B आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। अब आप एक बार सोचेंगे कि सर आपको क्या पता कि पहले मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रहा था, क्योंकि टाइम पीरियड जो था वो कम हो गया था। टाइम पीरियड जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप है, यानी कि BH की वैल्यू यदि बढ़ेगी तभी टाइम पीरियड कम हो सकता है। तो मैंने तब पता लगा लिया वहां से कि टाइम पीरियड यदि कम हुआ है, इसका मतलब BH की वैल्यू जो है वो नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो बढ़ गया है। इसका मतलब मैंने BH प्लस B यहाँ पे लिख दिया था। अब पोलैरिटी बदल दी है, इसका मतलब अब की बार जो टाइम पीरियड है आप निकाल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, I अपॉन MB होता है वैसे आंसर बेटा, I अपॉन MB होता है, ये फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, I अपॉन MB, रिजल्ट अभी भी सेम रहेगा, I अपॉन MB, I अपॉन MB। सो I अपॉन M BH माइनस B, ये आपको रिजल्ट निकालना है। तो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय M BH, और आप इसको लिखेंगे टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन M BH माइनस B। डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 525/t स्क्वायर, डिवाइड करके स्क्वायर भी कर दिया मैंने, तो यहाँ मिलेगा आपको BH माइनस B डिवाइडेड बाय BH, मल्टीप्लाई करिए आप मिलेगा 25BH इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा BH माइनस t स्क्वायर इंटू B। अब यहाँ t स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं, BH की जगह क्या रख सकते हैं, 16/9 B के बराबर, 16/9 B के बराबर यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, या B की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, B की वैल्यू 9/16 BH के बराबर रख सकते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं 9/16 BH, सो BH यहां पे आ जाएगा 9/16। इस BH की जो टर्म्स हैं, अब यहां से क्या कर सकते हैं, BH हटा सकते हैं, BH हटा सकते हैं। ये 9/16 है, ये 1 है, 16 9 7/16 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 25 आपको मिल जाता है। तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7। तो यदि आप निकालना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 20, और फ्रीक्वेंसी पर मिनट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 17 इंटू 3, तो आ जाएगा आपके पास 7 अंडर रूट ऑफ 3
तो इसको अंदर ले लेंगे अंडर रूट के, तो 7 into 9 बन जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 63 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अंडर रूट ऑफ 63 ऑसिलेशंस पर मिनट ये परफॉर्म करने लगेगा यदि उस एक्सटर्नल मैग्नेट का पोलैरिटी हम बदल देते हैं।